नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में सुपर टेट एग्जाम के लिए भारतीय संविधान टॉपिक से टॉप 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, यह आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर बताइए। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको यह बताना है। ऑप्शन है के एम मुंशी, डी पी खेतान, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, टी टी कृष्णामाचारी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में ध्यान रखिएगा, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। इन्हें दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा प्रश्न देखेंगे, दूसरा प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपको यह बताना है। ऑप्शन है 26 जनवरी, 23 जून, 15 अगस्त, 26 नवंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए। देखिए दोस्तों, संविधान दिवस के बारे में यहां पर पूछा गया है, तो याद रखिएगा भारत का जो संविधान था दोस्तों वह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था, इसलिए दोस्तों हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? आपको यह बताना है। फ्रांस के संविधान से, आयरिश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या ब्रिटिश के संविधान से? यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो संकल्पना है यह फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, कभी कभी आपसे ऐसा पूछ लेता है यही वाला प्रश्न कि गणतंत्रात्मक शासन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तब आप कहेंगे फ्रांस के संविधान से ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है आयरलैंड, ब्रिटिश, अमेरिका, कनाडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर पूछा गया है नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं, तो याद रखिएगा नीति निर्देशक तत्व दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है। एक प्रश्न और पूछता है, नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये किस अनुच्छेद में वर्णित किए गए हैं? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 में वर्णित किए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार से संबंधित है? आपको यह बताना है। अनुच्छेद 13, 14, 15 या 17? यहां पर आपका सही जवाब क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में समता के अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में किया गया है, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 14 ये समता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 में दोस्तों बताया गया है कि भारत राज्य के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124 ए के अंतर्गत क्या आता है? आपको यह बताना है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, राजद्रोह, दहेज की मांग से संबंधित अपराध, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति किससे संबंधित है, या अनुच्छेद 124 ए के अंतर्गत क्या आता है? आपको यह बताना है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 124 ए के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति देश के खिलाफ लिख करके या बोलकर या संकेत दे करके या फिर आप कह सकते हैं अभिव्यक्ति के जरिए यदि विद्रोह करता है या नफरत फैलाने का प्रयास करता है तो वह देशद्रोही की श्रेणी में गिना जाएगा या देशद्रोही की श्रेणी में आएगा। तो इस धारा के अनुसार दोस्तों सजा जो है वह उम्र कैद का प्रावधान है। तो यहाँ पर राजद्रोह जो लिखा गया है यह अनुच्छेद 124 ए से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है 6, 12, 18, 24। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कुल 8 अनुसूचियां थी, किंतु दोस्तों वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, इसको याद रखिएगा। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किससे संबंधित है, आपको यह बताना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 228 से संबंधित जो मामले होते हैं वह राज्य सरकार के अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित होते हैं, इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्य सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 356। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो है यह अनुच्छेद 51A से संबंधित है, इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। और याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य को दोस्तों पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 34। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में है, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? ऑप्शन है अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 52। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना अनुच्छेद 315 के तहत की गई है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। बात करेंगे अनुच्छेद 250 के बारे में, तो इसमें बताया गया है यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति होगी। अनुच्छेद 300 के बारे में बात करें तो इसमें बताया गया है भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी। अनुच्छेद 52 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर बताइए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, शासकीय भाषा के रूप में हिंदी, कश्मीर को विशेष दर्जा। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। यह अनुच्छेद 356 से संबंधित है। ठीक है, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में किसे छोड़कर अन्य सभी राज्य सूची के भाग हैं? ऑप्शन है भूमि, वायु सेवा, शराब, पुलिस। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, वायु सेवा जो है यह संघ सूची का विषय है, संघ सूची के अंतर्गत वायु सेवा आता है, इसको ध्यान रखिएगा। रेल हो गया, वायु मार्ग हो गया, वायुयान हो गया, विमान चालन, ये सभी दोस्तों संघ सूची के विषय हैं। यहां पर बात करेंगे भूमि, शराब और पुलिस, ये तीनों दोस्तों राज्य सूची के विषय हैं, इसलिए आपका यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन से विषय संघ सूची के भाग हैं? ऑप्शन है बैंकिंग, कृषि, पुलिस, सार्वजनिक। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर जो कृषि, पुलिस और सार्वजनिक ये लिखा है, ये तीनों राज्य सूची के विषय हैं, इनको आपको याद रखना है। और यहां पर जो बैंकिंग लिखा गया है यह आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका यहां पर ए ऑप्शन राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? यहां पर ऑप्शन है बंदरगाह, भूमि, कृषि, शराब। राइट आंसर क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है, इसको आपको याद रखना है। संघ सूची में दोस्तों संघीय सरकार से संबंधित विषय होते हैं और राज्य सूची में राज्यों से संबंधित विषय होते हैं और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित विषय होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो प्रश्न लिखा गया है इसमें आप देखेंगे जो बंदरगाह लिखा गया है यह संघ सूची का विषय है, इसको आपको याद रखना है। और साथ में भूमि, कृषि, शराब ये तीनों दोस्तों राज्य सूची के विषय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको ध्यान से आप लोग देखते चलिए। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? ऑप्शन है बैंकिंग, मजदूर संघ, कृषि, पुलिस। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों से संबंधित विषय रखे गए हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पर पहला जो बैंकिंग है यह संघ सूची का विषय है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और कृषि और पुलिस ये दोनों क्या है, ये राज्य सूची के विषय हैं। आपका जो बी ऑप्शन है दोस्तों, ये मजदूर संघ, ये आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। समवर्ती सूची में दोस्तों शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को प्राप्त होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, आपको यह बताना है।
ऑप्शन है प्रत्यक्ष राष्ट्रपति का प्रतिनिधियों का तानाशाही। कैसा लोकतंत्र है आपको यह बताना है, आप लोग जल्दी से बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, मतलब प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है आप कह सकते हैं, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। तो यहां पर आपका प्रतिनिधियों का लोकतंत्र बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रतिनिधियों का ना लिख करके कहीं कहीं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र लिखा रहता है तो भी वह सही माना जाता है। भारत में कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी आप कह सकते हैं प्रतिनिधियों के स्थान पर। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है। कैसा अधिकार है आपको बताना है, राजनीतिक, मूलभूत, सामाजिक, विधिक। शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है आपको यह बताना है। देखिए दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन द्वारा, याद रखिएगा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूलभूत मूल अधिकार बनाया गया है। क्या बनाया गया है, मूलभूत मूल अधिकार बनाया गया है। यहां पर आपका बी ऑप्शन सही, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों, इसके अंतर्गत आता है कि अनुच्छेद 21 का, याद रखिएगा, अनुच्छेद 21 का में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पर आपका मूलभूत बिल्कुल राइट है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत की समाप्ति है। किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति की गई है आपको यह बताना है। समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आपको यह बताना है। देखिए दोस्तों, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 17 जो है यह अस्पृश्यता से संबंधित है, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। पहला है यहाँ पर जो समता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। अनुच्छेद 14 से 18 में समता के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 17 है ये समता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समता के अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति की गई है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायत राज अपनाया था। ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, राजस्थान देश का प्रथम राज्य था, राजस्थान देश का प्रथम राज्य था दोस्तों जहां पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्न में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। ऑप्शन है अपने विवेक से, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राज्य सरकार के परामर्श से, या राज्य के राज्यपाल के परामर्श से। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 258, याद रखिएगा, अनुच्छेद 258 खंड 1, अनुच्छेद 258 खंड 1 के तहत दोस्तों इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति जो है वह किसी राज्य की सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकता है। किसके, राज्य सरकार के परामर्श से। यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। राज्य सरकार के परामर्श से राष्ट्रपति जो है वह संघ सरकार का कोई भी कार्य राज्य सरकार को सौंप सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। 6, 10, 12, 15। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति जो होते हैं वह 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। याद रखिएगा, राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की कुल संख्या 250 हो सकती है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार दोस्तों यह भी याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति जो होता है वह 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। द्विसदनी विधायिका का अर्थ है प्राथमिक और द्वितीयक कानून, निचली और ऊपरी सदन, लोक अदालत और कोर्ट, निर्वाचित साथ ही साथ चयनित सदस्य। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, शासन व्यवस्थाओं में द्विसदनी व्यवस्था, जो द्विसदनी विधायिका जो लिखा है या द्विसदनी व्यवस्था, उस विधि को कहते हैं दोस्तों जिसमें विधायिका में 2 सदन होते हैं। उदाहरण के लिए भारत के संसद में 2 सदन है, एक है आपका लोकसभा और दूसरा क्या है, राज्यसभा। तो राज्यसभा को दोस्तों ऊपरी सदन कहा जाता है, राज्यसभा को क्या कहते हैं, ऊपरी सदन कहते हैं, और लोकसभा को क्या कहते हैं, निचली सदन कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो द्विसदनी विधायिका का अर्थ होता है निचली और ऊपरी सदन। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है।
राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? 18 वर्ष, 30 वर्ष, 36 वर्ष, 24 वर्ष। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए कम से कम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये राज्यसभा के लिए है दोस्तों। और लोकसभा के लिए दोस्तों, जिसे निचली सदन कहा जाता है, उसके लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ये लोकसभा के लिए है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? 250, 260, 270, 280। जल्दी से कमेंट करके बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, राज्यसभा की कुल संख्या 250 है। यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। राज्यसभा क्या है? ये भारतीय संसद का ऊपरी सदन है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। लोकसभा निचली सदन है, राज्यसभा ऊपरी सदन है, यह भी पूछा जाता है। और राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य होते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 80 में उल्लेख किया गया है कि 12 सदस्य जो है वह राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एन आनंद सायनम अयंगर, डॉक्टर पीवी चेरियन। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, जीवी मावलंकर जो थे वे लोकसभा के पहले स्पीकर थे। जीवी मावलंकर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो जीवी मावलंकर ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? सुषमा स्वराज, मार्गरेट अल्वा, मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार बनी है। कौन है? मीरा कुमार है। यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह लोकसभा की प्रथम बैठक में ही चुना जाता है और इसका जो कार्यकाल होता है वह 5 साल का होता है, 5 वर्ष का होता है। और अपने कार्यकाल के दौरान दोस्तों वह अपना जो त्यागपत्र होता है वह लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंप सकता है। इसलिए आपका यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, लोकसभा के उपाध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष या 18 वर्ष। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ में उसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है दोस्तों, 25 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या होती है। ऑप्शन है 630, 530, 430, 330। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर पूछा गया है लोकसभा में राज्यों से केवल पूछा गया है, तो राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या 530 होती है और संघ शासित प्रदेशों से कुल 20 सदस्य चुने जा सकते हैं। ठीक है, संघ शासित प्रदेशों से अधिकतम 20 सदस्य चुने जा सकते हैं और कुछ राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। तो इस प्रकार कुल अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है लोकसभा में। यहां पर केवल राज्यों से पूछा गया है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 530। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, कोंकणी किस राज्य की शासकीय भाषा है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, कोंकणी जो है यह गोवा की शासकीय भाषा है। यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की शासकीय भाषा दोस्तों तेलुगु है और अरुणाचल प्रदेश की शासकीय भाषा अंग्रेजी है, इसको याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की शासकीय भाषा बंगाली है। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? ऑप्शन है 24 वर्ष, 22 वर्ष, 20 वर्ष या 18 वर्ष। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? यहां पर आपका राइट आंसर सभी को पता है, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र 18 वर्ष है। यहां पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन है एनी बेसेंट, मायावती, विजयलक्ष्मी, सुचेता कृपलानी। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में एक बार इसे शेयर जरूर करिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। 1963 में, इसको याद रखिएगा, 1963 में ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री चुनी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मोरारजी देसाई, सुकुमार सेन, सरदार पटेल, वीएस रमा देवी। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन।
बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। सुकुमार सेन दोस्तों एक भारतीय सिविल सेवक थे जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, राजघाट या लाल किला? यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों इंडिया गेट। इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं, इसको याद रखिएगा। यह दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर बताइए। लिली, गुलाब, कमल, सूरजमुखी? यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों इनमें से भारतीय राष्ट्रीय गान कौन सा है? यह भी आसान प्रश्न है, आप लोग बताइए। ए मेरे प्यारे वतन, माँ तुझे सलाम, ऐसा देश है मेरा, जन गण मन? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों जन गण मन। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है और भारतीय संविधान द्वारा दोस्तों 24 जनवरी 1950 को इसे अंगीकृत किया गया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके गायन की जो अवधि है वह 52 सेकंड है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है आप लोग बताइए। सेब, केला, अमरूद, आम? यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन आम। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है, इसको याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आपसे पूछे तो आप कहेंगे अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय पुष्प पूछे तो कमल है, राष्ट्रीय फल आम है, और राष्ट्रीय नदी पूछे तो गंगा है, राष्ट्रीय वृक्ष पूछे तो बरगद है, राष्ट्रीय गीत पूछे आपसे तो वंदे मातरम है, राष्ट्रीय गान आपका जनगण मन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? रूस, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, भारत? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है दोस्तों। यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन ने किस वर्ष में पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 1944, 1954, 1964, 1974? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों भारत और चीन ने वर्ष 1954 में पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट है दोस्तों 1954। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस राष्ट्र से ली गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। देखिए दोस्तों भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और संविधान की 7वीं अनुसूची में दोस्तों समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद? तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 14 नवंबर 1949 को, या 24 नवंबर 1949, या 26 नवंबर 1949, या 27 नवंबर 1949? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, इसलिए दोस्तों आपका यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो यहां से दोस्तों मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, और ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन से दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, और आयरलैंड से आपका नीति निर्देशक सिद्धांत हो गया। जर्मनी से दोस्तों आपातकाल लिया गया है, और रूस से मौलिक
मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। 11वीं अनुसूची का संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से, दोनों या कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों 11वीं अनुसूची का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 24। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों 86वें संविधान संशोधन द्वारा, इसको याद रखिएगा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का, यहां पर बी ऑप्शन आप देखिए, अनुच्छेद 21 का को जोड़ करके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 124। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 32। ए ऑप्शन आपका यहां पर सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में उल्लिखित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है आपको बताना है। मौलिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, या दोनों या कोई नहीं। लास्ट प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों विधिक अधिकार है। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। देखिए दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है यह पहले मौलिक अधिकार था, किंतु दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा, याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, विधिक अधिकार। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का यह वीडियो यहां पर समाप्त होता है। ये सभी प्रश्न आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।